कार्य समिति में, तो बाकी कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। ये बात डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनको कही, बापू साहब अणे को, और उनको कहा, अतः आपको आगे आकर निर्भयता पूर्वक अपने पक्ष का प्रतिपादन करना चाहिए। डॉक्टर जी के ये बताने पर कि केसरिया रंग और भगवा रंग में कोई विशेष अंतर नहीं है, बापूजी मान गए और उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति में केसरिया ध्वज का समर्थन करने का आश्वासन दिया। किंतु डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने कर्तव्य की इतिश्री यही नहीं मान ली। वे किसी भी विषय में प्रयत्न एक साथ कई दिशाओं में करते थे, अतः वे स्वयं भी दिल्ली पहुंच गए और लोकनायक अणे के आवास पर ही जम गए। लोकनायक के ही कथनानुसार वे दिन भर दिल्ली में इधर उधर घूमते रहते थे, अतः निश्चय ही वे कार्य समिति के अन्य सदस्यों को भी इस संबंध में मिले होंगे, ऐसा लोकनायक अणे ने बताया बाद में। अब डॉक्टर हेडगेवार किस किस को मिले ये तो पता नहीं, अणे को भी पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि वो दिन भर लोगों को मिलते रहते थे। लेकिन हुआ वही जिसकी डॉक्टर जी को आशंका थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति गांधी जी के मन की तिरंगी योजना से मतभेद करने का साहस ना कर सकी और उसने सीधे उसे ही स्वीकृति दे दी, यानी तिरंगे झंडे को ही। जिस मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ये निर्णय लिया गया, ये घोर दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। यह बात श्री शेषाद्री ने अपनी पुस्तक और देश बट गया में लिखी है, और इस प्रकार से वो तिरंगा झंडा जो है कांग्रेस ने उसी को ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया, यानी कांग्रेस का ध्वज स्वीकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय ध्वज का मतलब कांग्रेस के सामने ही था, कांग्रेस का ध्वज। डॉक्टर हेडगेवार जी की सारी मेहनत इस तरह से की हुई वो बेकार हो गई। ध्वज समिति का प्रतिवेदन अमान्य कर दिया गया और तिरंगे को बनाए रखने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन डॉक्टर जी की, यानी डॉक्टर हेडगेवार जी की जो दौड़ धूप हुई, उस दौड़ धूप का इतना परिणाम अवश्य हुआ कि तिरंगे में गहरे लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग मान लिया गया और इस रंग का क्रम सबसे ऊपर कर दिया गया। इससे पहले लाल रंग की पट्टी सबसे नीचे रहती थी और हरे रंग की पट्टी सबसे ऊपर रहती थी। चारों ओर से होने वाली सांप्रदायिक विषयक आलोचनाओं से बचने के लिए, यानी कांग्रेस पर सब तरफ से आलोचना होने लगी, ये तो सांप्रदायिक आधार पर आपने तिरंगा बनाया है, झंडा बनाया है। तो इस आलोचना से बचने के लिए फिर कांग्रेस ने इस तिरंगे की व्याख्या को बदला और ये तीन रंग जो हैं ये अलग अलग संप्रदायों के प्रतीक ना होकर कांग्रेस ने यह व्याख्या की कि ये उनके प्रतीक नहीं है, संप्रदायों के प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है तथा हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। यह परिभाषा कांग्रेस ने फिर बदली जब चारों ओर से और प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई, आलोचना शुरू हो गई। यदि वास्तव में कांग्रेस के गले ये परिभाषा
उतर गई होती, यानी किसी कांग्रेसी के गले में भी ये परिभाषा नहीं उतरी, और अगर वास्तव में ये उनके गले में उतर गई होती तो भाई अब जो कई बार लोग भगवाकरण कहते हैं, ये फिर कांग्रेस के लोग भगवाकरण ना कहते। तो भगवाकरण वाली बातें अब जो आजकल आती हैं, जरा सी कोई बात होगी ये तो भगवाकरण कर रहे हैं, जरा भगवाकरण कर रहे हैं। तो कारण क्या है उसके पीछे? तो उसके पीछे ही है कि भगवा जो है ये तो भाई भारतीय संस्कृति का परंपरा से चला आ रहा प्रतीक है, और जब परंपरागत चली आ रही संस्कृति के अनुरूप कोई काम किया जाएगा वो भगवाकरण हो गया। और उस संस्कृति के अनुरूप किए गए काम को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती, उसने केसरिया झंडे को स्वीकार नहीं किया, अपनी ही कांग्रेस समिति की रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो इसलिए उससे ही उसको चिढ़ हो गई है। अब इसलिए जरा सी कोई बात हो जाए भगवाकरण। तब वास्तव में तो भाई ये है कि जो आम कांग्रेसी हैं उनके भी गले में ये बात उतरती नहीं है, लेकिन जो अब कांग्रेस दल की ओर से बात कही जाती है उनको उसका समर्थन करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो हम देखते हैं जो आज भी हमें दिखाई देती है, वो क्या कि झंडे का रंग कुछ भी हो, भाई इसी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन पर झंडा तिरंगा लहराता है, संसद भवन पर झंडा तिरंगा लहराता है, लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराता है, लेकिन उसी लाल किले के सामने जो मंदिर है उस मंदिर पर झंडा कौन सा है लहराता है? भगवा। उसी लाल किले के सामने जो गुरुद्वारा शीशगंज है उस गुरुद्वारा शीशगंज पर झंडा कौन सा लहराता है? भगवा। संसद भवन के और राष्ट्रपति भवन के पड़ोस में जो गुरुद्वारा बंगला साहब है या गुरुद्वारा रकाबगंज है उस पर झंडा कौन सा लहराता है? भगवा। बिरला मंदिर पर झंडा कौन सा लहराता है? भगवा। रामेश्वरम के मंदिर पर झंडा कौन सा लहराता है? भगवा। जगन्नाथपुरी के मंदिर पर झंडा कौन सा लहराता है? सोमनाथ मंदिर पर झंडा कौन सा लहराता है? उज्जैन के महाकाल मंदिर पर झंडा कौन सा लहराता है? विभिन्न साधु संत कुंभ पर इकट्ठे होते हैं और वो कौन से झंडे लेकर जो निशान लेकर चलते हैं कौन से होते हैं? तो सारे के सारे भगवे होते हैं। आज भी साधु संत जो चलते हैं कौन से वस्त्र पहनते हैं? भगवे वस्त्र ही पहनते हैं। तो कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरागत जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सब कार्यक्रमों में प्रतीक चिन्ह कौन से होते हैं? भगवे रंग के ही होते हैं। तो भैया सांस्कृतिक प्रतीक आज भी भगवा है। तो अब प्रश्न ये है कि भारत राष्ट्र ये सांस्कृतिक प्रतीक है, ये भारत राष्ट्र ये एक राजसत्ता का प्रतीक है। तो भारत राष्ट्र राजसत्ता का प्रतीक नहीं है, राष्ट्र है। राज्य सत्ता की प्रतीक तो हो सकता है, होता है, लेकिन संस्कृति राजसत्ता की प्रतीक नहीं है। तो राज्य बदल गए। पहले यहाँ मुसलमानों का शासन था, इसी लाल किले पर मुसलमानों का झंडा लहराता था, लेकिन उसी लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर पर भगवा झंडा ही लहराता था। सत्ता बदल गई, अंग्रेजी सत्ता आ गई, लाल किले पर यूनियन जैक लहराने लगा, लेकिन उसी लाल किले के सामने यूनियन जैक के सामने गौरी शंकर मंदिर के ऊपर फिर भी भगवा झंडा ही लहराता रहा। सत्ता बदल गई, कांग्रेस का शासन आ गया, लाल किले पर तिरंगा झंडा आ गया,
लेकिन गौरी शंकर मंदिर पर फिर भी वही झंडा है, और आज भी वही झंडा है, आगे भी वही झंडा रहेगा। रामेश्वरम पर वही झंडा है, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। जगन्नाथपुरी की भी स्थिति है, यही द्वारकापुरी की स्थिति होगी, यही हर जगह की स्थिति होगी। तो जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, हमारे मान बिंदु हैं, आदर के श्रद्धा के जो भी स्थान हैं, केंद्र हैं, उन सभी श्रद्धेय केंद्रों पर भगवा झंडा ही लहराता है। उसको आप चाहे भगवा कह लीजिए, चाहे केसरिया कह लीजिए। और ये झंडा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर भी यही है, अकाल तख्त पर भी यही है, पटना साहब पर भी यही है, हजूर साहब पर भी यही है, आनंदपुर साहब पर भी यही है, जैन मंदिर पर भी यही है, बौद्ध स्तूप पर भी यही है, सब जगह यही। तो अब यहाँ एक चीज और आ जाती है हमारे, जब हम इन सब बातों को देखते हैं, विचार करते हैं, तो फिर एक बात ये आ जाती है कि भाई ये तिरंगा वास्तव में है क्या। तो तिरंगा वास्तव में क्या है, यह आम भाषा में हम राष्ट्रध्वज बोल देते हैं, लेकिन वो है राज्य ध्वज। हमारे संविधान में भी जो ध्वज की बात आई है, उसमें यही कहा गया है, स्टेट फ्लैग शब्द प्रयोग है, नेशनल फ्लैग शब्द प्रयोग नहीं है। स्टेट फ्लैग, तो तिरंगा हमारा राज्य ध्वज है। तो लाल किला, राष्ट्रपति भवन या संसद भवन या अन्य सरकारी भवन जो हैं, ये राज्य भवन हैं, सरकारी भवन हैं। इनके ऊपर सरकारी झंडा लहराएगा, स्टेट फ्लैग लहराएगा। लेकिन जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं हमारे देश के, उन सांस्कृतिक प्रतीकों पर भगवा ध्वज ही लहराएगा। सत्ताएं बदलेंगी तो लाल किले और राष्ट्रपति भवन के झंडे बदल सकते हैं, लेकिन सत्ताओं के बदलने पर गौरी शंकर मंदिर के झंडे नहीं बदलेंगे। सत्ताएं बदलने पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का झंडा नहीं बदलेगा। सत्ताएं बदलने पर रामेश्वरम का झंडा नहीं बदलेगा, जगन्नाथपुरी का झंडा नहीं बदलेगा, विभिन्न साधु संतों के मठों के झंडे नहीं बदलेंगे, जैन मंदिर का झंडा नहीं बदलेगा, बौद्ध स्तूपों का झंडा नहीं बदलेगा। तो सत्ताएं बदली, झंडे बदले। तो जो तिरंगा वास्तव में यह भारत के सांस्कृतिक प्रतीक जो लोग थे, विद्वान संत, उन्होंने नहीं तय किया था। ये भारत के जो राजनीतिक लोग थे उस समय के, और वो भी एक राजनीतिक दल के यानी कांग्रेस दल के लोग, उन्होंने स्वीकार किया। तो ये उन्होंने उस समय कांग्रेस के झंडे के रूप में उसको स्वीकार किया, और बाद में उसी को ही उन्होंने जो है एक स्टेट फ्लैग के रूप में स्वीकार कर लिया। तो वो स्टेट फ्लैग है। मैंने उस सांप्रदायिक विषय पे भी देखते हैं कि ऊपर केसरिया बीच में सफ़ेद और हरा, तो हरा तो फाड़ के पाकिस्तान ले गया, फिर भी हरा यहाँ छोड़ गया। तो अगर वो उसने अपने हिस्से ले लिया तो फिर इसमें हरा रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हरा क्या मतलब होता है कि मुसलमान का कलर, केसरिया का मतलब अगर मानते हैं हम भगवा, तो हिंदू का कलर, वो कलर यहाँ पे रहना चाहिए। वो ईसाई की तो कोई वर्चस्व है नहीं, तो 1% है, उससे ज़्यादा तो हमारे जैन और सिख हैं। नहीं, देखो आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर सवाल वही आ जाती है कि अंग्रेज़ों के बाद सत्ता किन लोगों के हाथ में आई। तो जिन लोगों के हाथ में आई वो लोग बड़े श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, भारत के बारे में, भारत की उन्नति चाहते थे, भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, ये वो चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सत्य है कि ये सारे लोग किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के गुलाम थे मन से, और इनको भारतीय संस्कृति की योग्य दृष्टि नहीं थी। इनको भारतीय गौरव के बारे में वो
मतलब गौरव नहीं था। भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में इनके मन के अंदर वो स्थान नहीं था। अगर ये होता, ऐसा होता, तो अंग्रेजों को हम यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। जब वो जा रहे हैं तो हम वही अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंट बैटन, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था यहाँ, उसको हमने क्यों आगे भी बना के रखा भाई? तो 15 अगस्त से पहले भी वही गवर्नर जनरल था, 15 अगस्त के बाद भी वही गवर्नर जनरल। तो उसी अंग्रेज गवर्नर जनरल को हमने क्यों यहाँ रखा? पाकिस्तान ने उसको गवर्नर जनरल नहीं रखा। इसमें पाकिस्तान की मैं प्रशंसा करता हूँ। माउंट बैटन की ये इच्छा थी कि मैं पाकिस्तान का भी गवर्नर जनरल बना रहूं। जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, गवर्नर जनरल हमारा ही होगा, कोई अंग्रेज गवर्नर जनरल नहीं होगा। और जिन्ना ही वहाँ पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना। लेकिन हमारे देश का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र होने के बाद पहला गवर्नर जनरल माउंट बैटन ही था। यानी ये वही माउंट बैटन था जो उससे पहले गवर्नर जनरल चला आ रहा था। इतना ही नहीं, भारत का सेनापति कौन था? जिस सेना के बल पर अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया, उस सेना का प्रधान सेनापति कौन था? अंग्रेज। 15 अगस्त से पहले भी वही था, 15 अगस्त के बाद भी वही था। तो हमारी सेना का सेनापति भी वही। हमारे गवर्नर जनरल यानी सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? अंग्रेज के पास। सर्वोच्च सैनिक सत्ता किसके पास थी? अंग्रेज के पास। और हम स्वतंत्र हैं। जो तिरंगा झंडा था कहाँ फहराया? लाल किले पर फहराया। वही तिरंगा झंडा वाइसराय लॉज पर क्यों नहीं फहराया? वाइसराय लॉज जहाँ माउंट बैटन रहता था, यानी उसी को आजकल हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। बाद में राष्ट्रपति भवन बना, तब वो वाइसराय लॉज कहलाता था। तो सत्ता का सर्वोच्च स्थान, सारे देश की सत्ता जहाँ से चलती थी, वो वाइसराय लॉज। उस वाइसराय लॉज पर अंग्रेजी झंडा ही 15 अगस्त के बाद भी लहराता रहा है। क्यों? क्योंकि माउंट बैटन को ये स्वीकार नहीं था कि मेरे होते हुए मेरे ऊपर इंग्लैंड के अलावा कोई दूसरा झंडा हो। इंग्लैंड का झंडा ही रहना चाहिए। तो तिरंगा झंडा वाइसराय लॉज पर नहीं था, वो इसलिए लाल किले पर लहराया गया, वरना वहीं लहराया जाता। तो अब जो हम बात कह रहे हैं, पाकिस्तान चला गया, तो भाई पाकिस्तान इसलिए चला गया कि हमारे देश के जो नेता थे, जो ये कह रहे थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आज़ादी की भी कल्पना नहीं थी। जनता की आज़ादी की कल्पना दूसरी थी और इन नेताओं की आज़ादी की कल्पना दूसरी थी। जनता आज़ादी का अर्थ जो समझती थी, वो समझती थी कि इस विदेशी सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंक कर सब दृष्टि से 100% हमारे लोगों का शासन, हमारा तंत्र, हमारी पद्धति से, हमारे तरीके से होगा। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे, इनकी जो आज़ादी की परिभाषा थी, वो थी सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर, कि अंग्रेज़ों की बजाय हम सत्ता प्राप्त, सत्ता पर हम पहुंच जाएं और ऊपर के स्थान पर भले अंग्रेज रहें। ये उनकी थी। और ये मैं ज़बानी नहीं कह रहा, ये 1906 से ही कांग्रेस की यही परिभाषा थी। 1906 में जो स्वराज, जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, उसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। कांग्रेस के प्रस्ताव में ये है कि ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत कॉलोनियल सत्ता यहाँ रहेगी, यानी इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी होगी, वो भारत का भी राजा या रानी रहेगी, वाइसराय रहेगा, सब कुछ रहेगा। और यह है कि जो अन्य लोग जो हैं, कुछ भारतीय भी लिए जाएं काउंसिल में, ये जो गवर्नरों की काउंसिल में अन्य स्थानों पर ले लिए जाएं।
तो सत्ता में भारत के लोग भी आए। तो 1947 में सत्ता परिवर्तन हुआ। गुरु जी एक चीज़ और था, जैसे इससे पहले से भी जैसे हमारे 10 गुरुओं ने बलिदान दिए हैं, एक अंग्रेज भी आया, एक वो अपनी संस्कृति लेके आया, भाषा लेके आया और चला गया। लेकिन जिसके लिए हमारे गुरु जी 10 गुरु लड़े, उससे पहले भी महाराणा प्रताप जैसे लड़े, तो वो चीज़ तो आज भी है। तो हम किस प्रकार से आज़ाद हो, जो हमारी चीज़ों पे कब्जा कर रखे हैं, हम उसके चक्कर में आज भी आज़ाद नहीं हैं। हम जय श्री राम के नारा में लगाते हैं, तो उसके चक्कर में आज भी हम पे सांप्रदायिकता की सवाल उठता है। तो हम आज़ाद कहाँ हैं अभी? फिर इस आज़ादी का माने क्या महत्व हमारे जी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये सब बातें इस पर निर्भर करती हैं कि सत्ता पर जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, सोचने की दिशा क्या है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। अब उनकी अगर सोच शुद्ध राष्ट्रीयता की होगी तो वो उस तरह से चलेंगे, और अगर उनकी सोच अशुद्ध राष्ट्रीयता की होगी तो उस तरह से चलेंगे। तो बात घूम कर फिर वहीं आ जाती है कि जो सत्ता पर लोग थे, अंग्रेज चले गए, उनकी जगह जो लोग आ गए, सत्ता का हस्तांतरण जिन लोगों को हुआ, उनकी सोच विशुद्ध राष्ट्रीय सोच नहीं थी। कुछ लोगों की थी उनमें से, लेकिन जिनकी विशुद्ध राष्ट्रीय सोच थी उनको आगे नहीं आने दिया गया, और जिनकी सबसे ज्यादा गड़बड़ सोच थी, सत्ता वास्तव में उनको सौंपी गई है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 1946 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो ये एक परंपरा थी कि प्रांतीय समितियां जो हैं वो अध्यक्ष को प्रस्तावित करें, और तो उस समय शायद 15 प्रांत थे कांग्रेस के, तो 15 प्रांतीय समितियों में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया। 15 में से 12, अब 3 में से एक ने शायद पट्टा भी कहा, एक ने ऐसे कुछ और जो भी था बाकी। तो जब 12 ने भेजा है 15 में से, तो निश्चित है सरदार पटेल अध्यक्ष होंगे, कोई इसमें संदेह का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लेकिन जब वो बैठक हुई इस विषय में, उस बैठक में क्या हुआ क्या कैसे, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन उस समय गांधी जी ने ये कहा सरदार पटेल को सबके सामने, अरे ये देखो, जवाहर चाहता है कि मैं अध्यक्ष बनूं, तो चलो इसको अध्यक्ष बन जाने दो। सरदार पटेल गांधी जी के भक्त थे, वो उनके कहने को टालते नहीं थे। गांधी जी का ये कहते ही सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया, और नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। अब 1946 के कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव देश के भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस बात को नेहरू भी जानते थे, गांधी भी जानते थे। क्यों? कि अंग्रेज युद्ध, वो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और अंग्रेज का जाना तय था। अब सत्ता किसको दी जाए ये बात थी, तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा अब वही आगे अंग्रेज़ों से बातचीत में, वार्ताओं में जाएगा, और वही आगे प्रधानमंत्री बनेगा। ये तय था। और इसलिए नेहरू अध्यक्ष बनना चाहते थे हर कीमत पर। कुछ लोगों ने तो मुझे ये, कांग्रेस के लोगों ने, मैंने कई गांधीवादियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे
तो कुछ ने मुझे ये भी उत्तर दिए, कह रहे भाई गांधी जी को खतरा ये था कि अगर जवाहर को नहीं बनाया अध्यक्ष तो जवाहर जो विद्रोह कर देगा। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों ने बताया। अब सच है या झूठ है, लेकिन ये कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा था तो मतलब यह है कि वो जवाहर, वो तो इसका मतलब कांग्रेस के प्रति भी लॉयल नहीं था। अगर उसको अध्यक्ष नहीं बनाया तो रिवोल्ट कर देगा। इस बात पर गांधी जी ने उसको अध्यक्ष बना दिया। तो इसका मतलब गांधी जी की अपनी इंटेग्रिटी क्या रही? या गांधी जी की इंटेग्रिटी पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अरे देश के भविष्य की बात है, किस व्यक्ति को आगे लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति को आगे ला रहे हैं जो सब दृष्टि से अयोग्य है, जिसको कोई भी कांग्रेस कार्य समिति नहीं चाहती। कांग्रेस, जवाहरलाल का नाम एक भी किसी प्रांतीय समिति ने नहीं प्रस्तावित किया था, जिसको देश चाहता ही नहीं, उसको गांधी जी आगे कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या? तो इसका अर्थ बड़ा गहरा है और इसमें हमें और थोड़ा पीछे के इतिहास में जाना होगा। वास्तव में गांधी जी ही जवाहर को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और ये बात गांधी जी ने 1940 में एक अपने वक्तव्य में कही थी, दूसरे ढंग से कही थी। उन दिनों कुछ ऐसे कई समाचार आने लगे 1939-40 में कि गांधी और नेहरू में बड़े मतभेद हैं, और कुछ मामलों में थे भी। तो स्टेटमेंट्स गांधी की कुछ और नेहरू की कुछ इस तरह के चल रही थी कुछ न कुछ, और वो उससे पहले भी कई बार हो चुका था। तो उस समय कई बार बातें आई। तो गांधी जी से कई लोगों ने पूछा तो क्या है, तो गांधी जी ने फिर इस पर एक स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने कहा, जो उनके शब्द हैं वो ये हैं कि मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग किया उन्होंने, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि जवाहर ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। फिर से, अब फिर से का अर्थ क्या है? फिर से का मतलब ये हुआ कि वो उससे पहले ही जवाहर को साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। इसका अर्थ ये हुआ। तो वो उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, लेकिन ये जो मतभेद हुआ, इन मतभेदों के कारण लोगों को शंका कि ये कैसे उत्तराधिकारी होगा। तो गांधी जी ने उस बात को क्लियर करने का, मैं फिर से घोषित करता हूं कि जवाहर ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो उसका मतलब क्या है कि गांधी जी हर कीमत पर जवाहरलाल को लाना चाहते थे, पटेल को नहीं। इसमें एक बात और, 1940 में ही बंगाल में मुसलमानों ने काफी दंगे किए थे और हिंदुओं के ऊपर आक्रमण वगैरह हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इससे बहुत व्यथित हुए और वो आकर गांधी जी को मिले और गांधी जी से उन्होंने इस विषय में चर्चा की। तब वो चर्चा क्या हुई क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसमें गांधी जी ने एक वाक्य बोला है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये बात कही। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में थे, हिंदू महासभा के नेता थे। तो गांधी जी ने एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है और जो किसी के ध्यान में नहीं है। वो वाक्य ये था कि तुम हिंदू सभा में कांग्रेस के व्यक्ति हो और पटेल कांग्रेस में
हिंदू सभा का व्यक्ति है। ये गांधी जी के शब्द हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तुम हिंदू सभा में रहते हुए कांग्रेस के व्यक्ति, और सरदार पटेल कांग्रेस में हिंदू सभा। अब इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी क्या चाहते थे, क्यों गांधी जी ने नेहरू को बनाया, क्यों गांधी जी ने पटेल को पीछे किया, उसको नहीं बनने दिया, जबकि सारी कांग्रेस पटेल के पक्ष में थी। तो अब इसलिए जो नेहरू जी की सोच थी, उसी सोच का प्रकटीकरण अब सारे देश में हो रहा है पिछले 70 सालों से। वही तो होनी थी, और क्या होनी थी।